60 और 70 के दशक में मुंबई एक शहर नहीं, एक जंग का मैदान बन चुका था। हर रोज अखबारों में गोलियों की गूंज छपती थी, हर रात अंधेरे में किसी का खून बहता था और हर गली में एक डर सांसें ले रहा था। ये कहानी उस मुंबई की है जो दिन में सपनों का शहर लगती थी, लेकिन रात को नर्क बन जाती थी। गैंगवार, पुलिस इनकाउंटर, बदले की हत्याएं, ये सब आम बात थी। एयरपोर्ट से लेकर समंदर तक हर रास्ता सोने और ड्रग्स की तस्करी का जाल बन चुका था। यहां तक कि ये धंधे इतने बड़े हो चले थे कि मानो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएं तो ग्राफ की लाइनें आसमान छू जाए। तब मुंबई बंबई के रूप में एक ऐसा शहर था जहां कई इलाकों में पुलिस वाले भी जाने से पहले वहां के भाई लोगों से इजाजत लिया करते थे। और इन सभी चीजों की शुरुआत हुई उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ लोगों से, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कर सब कुछ बंबई में बदल दिया। आज पंचम प्रकाश की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे अंडरवर्ल्ड ने मुंबई को अपने मुट्ठी में भर लिया, कैसे पुलिस और बॉलीवुड तक उनके इशारों पर नाचने लगे और कैसे 3 लोगों ने मिलकर एक ऐसा जुर्म का साम्राज्य खड़ा कर दिया जो आज तक भारत के इतिहास में सबसे ऑर्गेनाइज्ड माफिया नेटवर्क माना जाता है। वैसे अगर सच कहूं तो बंबई की रातें पहले भी कभी सुरक्षित नहीं रही थी। 1930 के दशक से ही ये शहर हर रोज बाहर से आ रहे हजारों लोगों से भरता जा रहा था। कोई इलाहाबाद से आया, कोई जौनपुर से, कोई कानपुर से। सब यहाँ एक रोजगार, एक जिंदगी के तलाश में आ रहे थे, लेकिन जिन्हें काम नहीं मिला उनके पास एक और रास्ता था, जुर्म का रास्ता। और फिर यहीं से शुरू हुआ चाकुओं का खेल। बाहर से आए कुछ बिगड़े हुए लड़कों ने छोटी मोटी टोलियां बनाई और वाईकुला की गलियों में एक दूसरे से इलाके के लिए भिड़ने लगे। उनकी जेब में एक खास चीज होती थी, वो चीज थी रामपुरी चाकू। तेज, खतरनाक और जबरदस्त डर फैलाने वाला शुरुआती दौर का हथियार। बंदूक तो उस समय महंगी हुआ करती थी, लेकिन रामपुरी क्या था, बस निकालो और खिंच गया खून। उसी दौर में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से एक लड़का बंबई आया। नाम मस्तान हैदर मिर्जा। उम्र थी सिर्फ 8 साल और सपना था बड़ा, लेकिन बाप साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। मस्तान जल्दी समझ गया कि अगर यही चलता रहा ना तो पंचर जोड़ते जोड़ते ही जिंदगी फुस हो जाएगी। इसलिए 18 की उम्र में वो बन गया डॉक पर कुली, भारी सामान उठाने वाला मजदूर। लेकिन ये मस्तान किसी आम कुली जैसा नहीं था। जब देश आजाद हुआ तब मस्तान को डॉक पर 3 साल हो चुके थे। उसे बंदरगाह का हर कोना याद था, कौन सी गाड़ी कहाँ जाती है, किस बॉक्स में क्या आता है और कस्टम ऑफिसर का सिस्टम कैसे चलता है। ब्रिटिशों के जमाने से चला आ रहा भारी इंपोर्ट टैक्स अब भी लागू था और मस्तान को समझ में आया कि अगर इन टैक्सों से बचकर माल अंदर घुसाया जाए तो व्यापारी उसे मोटा कमीशन देंगे। और तभी उसकी मुलाकात हुई गालिब शेख नाम के एक आदमी से, जो खुद भी स्मगलिंग किया करता था। मस्तान भी उसके साथ जुड़ गया। शुरुआत मामूली थी, सिर पर बंधी पट्टी में सोने की ईंटें, अंडरवियर में घड़ियां और पगड़ी में ट्रांजिस्टर। फिर देखते ही देखते 15 रुपए महीने कमाने वाला मस्तान अब 50 रुपए का आदमी बन चुका था। ये उस दौर में बहुत ही ज्यादा रकम हुआ करता था। आप जोड़ कर देखिएगा या अपने दादा दादी से पूछिएगा कि उस समय में 10 रुपये और 50 रुपये की कीमत क्या होती थी। लेकिन मस्तान डॉक यार्ड पर कुली था और कुली तो फिर भी कुली ही रहता है ना। डॉक पर अब एक नया आतंक मंडरा रहा था, शेर खान पठान। ये पठान अफगानिस्तान से आए थे, लंबे, गोरे, हट्टे कट्टे। उन्हें देखकर ही आम आदमी की रूह कांप जाती थी। शेर खान मजदूरों से हफ्ता वसूलता था, जिसने मना किया उसे डंडों से पीट देता। लेकिन मस्तान डरने वालों में से नहीं था। उसने 10 मजदूरों को लाठी पकड़ाई और कहा कि अब समय आ गया है हिसाब बराबर करने का।
फिर समझिए कि 80s के फिल्मों में जैसे म्यूजिक शुरू होता था और फाइट सीन शुरू हो जाता था ना, कुछ वैसे ही हुआ। और उस दिन जो हुआ वहां, वो बॉम्बे डॉग के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मस्तान और उसके कुलियों ने पठानों को दौरा दौरा कर मारा। शेर खान की ऐसी बेइज्जती हुई कि वो फिर कभी वहां वापस लौटा नहीं। और यहीं से मस्तान बना कुलियों का हीरो, मुंबई का नया उभरता हुआ गॉड फादर। उसे समझ में आ गया था कि अब वो छोटा मोटा स्मगलर नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसके पास खुद की सेना थी, अपने रास्ते थे और सबसे बड़ी बात उसका नाम था। और यहीं से शुरू हुई मुंबई माफिया की असली कहानी। लेकिन ये कहानी दूसरे और तीसरे नाम के बिना अधूरा है, क्योंकि आज की कहानी किसी एक की नहीं बल्कि बंबई के तिगरी यार की है। तो इसी समय तमिलनाडु से आया एक और इंसान मुंबई के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में अपना सिक्का चला रहा था, जिसे कहा जाता था धारावी का राजा। ये कहानी है वर्दा भाई की। तमिलनाडु से आए इस आदमी की भी शुरुआत बंबई में एक लड़के के तौर पर शुरू हुई, वैसे ही जैसे हाजी मस्तान की थी। फर्क बस इतना था कि हाजी दरिया किनारे कुली था और वर्दा भाई जो था वो बंबई के विक्टोरिया टर्मिनस पर कुली का काम करता था। दिन भर सूटकेस ढोना, माल उठाना और रात में वहीं प्लेटफॉर्म की बेंच पर सो जाना। पर वर्दा भाई कुली बनकर मरना नहीं चाहता था। वो देख रहा था कि जिस सामान को वो ढोता है उसकी कीमत उसके पूरे जिंदगी की कमाई से भी कई ज्यादा होती है। और कहते हैं कि जब जमीर की आवाज दब जाए और पेट की आग ज्यादा तेज हो जाए तो इंसान हर हद को पार कर जाता है। वर्दा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने रेलवे के कार्गो डिब्बों से चोरी करना शुरू कर दिया। उसके लिए मोरालिटी का यही मतलब था कि जब तक पकड़े नहीं गए तब तक ये गुनाह है ही नहीं। लेकिन असली मौका तो 1948 में आया, जब बॉम्बे स्टेट ने शराब पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में जैसे शराबबंदी से माफिया पैदा हुए थे ना, आज जैसे बिहार में हो रहे हैं, वैसा ही कुछ तब बॉम्बे में भी हुआ। और वर्दा पूरी तरह से तैयार था इसके लिए। धारावी और कोलीवाड़ा की गलियों में शराब बहने लगी, गैर कानूनी लेकिन मुनाफे वाली। छोटे छोटे झोपड़ों में देसी शराब का कारोबार चलने लगा। बर्तन थे पुराने डिस्टिलिंग वाले, पाइपलाइन थी ट्रक के पुराने टायरों की, और सप्लाई के लिए गाड़ियां चलती थी जिनके पीछे की सीटें निकाल दी जाती थी। एक तरह से वर्दा भाई सिर्फ दारू नहीं बेचता था, वो एक सिस्टम चलाता था। पुलिस को कैसे चकमा देना है उसकी अपनी प्लानिंग होती थी। जैसे ही कोई गाड़ी गरम सेक्शन में पहुंचती थी, गरम सेक्शन यानी कि जहां पुलिस की चेकिंग होती थी, आगे एक स्कॉट गाड़ी होता था उसके, जो इंजन खराब होने का नाटक करती, फिर पुलिस वहीं उलझ जाती और असली माल लेकर गाड़ी रफूचक्कर हो जाती। कुछ फेरबदल के साथ आज की तारीख में भी जो दारुओं की तस्करी होती है, शराब की तस्करी, फिर चाहे वो बिहार में हो या गुजरात में हो, वह ऐसे ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर जबकि मैं कहानी बता रहा हूं, उस समय वर्दा अब कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं रहा था, वो ऑपरेटर बन चुका था। उसकी कमाई लाखों में पहुंचने लगी थी। ये उस वक्त की बात है जब लाख करोड़ों के बराबर होता था। फिर उसने अपने पैसों के साथ वो किया जो बहुत कम ही लोग करते हैं। उसने अपने पैसों को लौटाया अपने ही लोगों में। धारावी के तंग गलियों में उसने लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, फ्री में दवाइयाँ बंटवाई। तमिल लोगों के लिए वो दिल और दिमाग से काम करना शुरू कर दिया। उसके बारे में कहा जाने लगा कि बॉम्बे में कोई तमिल आया हो और वर्दा भाई की शरण में न गया हो, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है। वर्दा अब सिर्फ एक माफिया डॉन नहीं, एक जननेता बन गया। वो नायकन बन गया, ऐसे कि उसके झोपड़े में एक दरबार लगता था जहां लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। कोई पानी की पाइपलाइन चाहता था, कोई बिजली, कोई राशन कार्ड, कोई किसी गुंडे से बचना चाहता था। और वर्दा वहां बैठकर फैसला सुनाता, बिना वकील, बिना कोर्ट, और उसका हर फैसला आखिरी फैसला होता जिसे धारावी में हर किसी को मानना पड़ता था। बॉम्बे पुलिस से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक सब वर्दा के नेटवर्क में थे। वो अपने कारोबार को हिस्सों में बांटता। शराब, सट्टा, वसूली, वैश्या व्यवसाय, सबका अपना इलाका था, अपनी सीमा थी। टकराव ना हो इसलिए हर धंधे की अपनी लाइन
खींची जाती थी। उसके शराब के कारोबार में हर पुलिस कांस्टेबल को आंख मूंदने के लिए रिश्वत दी जाती थी। ये उस समय की बात है। सोचिए 1960 के दौर में ही वर्दा हर साल करोड़ों रुपए कमाता था। आज के पैसों में वो करीब अरबों में होता है। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। वर्दा ने अपनी कमाई से सट्टेबाजी, प्रोटेक्शन मनी और वैश्य व्यवसाय में भी पैर पसार दिए। कर्नाटक और तमिलनाडु की गरीब लड़कियों को नौकरी और पैसे का झांसा देकर बॉम्बे लाया जाता था और फिर उन्हें जबरन वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता था, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन में। और उसका ये धंधा हिजड़े चलाते थे, जो इन लड़कियों को या तो मना लेते थे वो काम करने के लिए या फिर उन्हें मजबूर करते थे। तो लोगों को वर्दा के लंगर तो याद थे, जहां उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी। उसकी मदद याद थी, उसकी अदालतें याद थी, जहां उनके हक में फैसला होता था। लेकिन उसके काले कारोबार की काली सच्चाइयों पर कोई जुबान नहीं खोलता था, क्योंकि हिम्मत करने वाले अगली सुबह उठते नहीं थे। हालांकि माफियाओं के धंधे में ये सब तो चलता ही रहता है। और अगर हैवानियत की बात करें तो ये दोनों ही, मस्तान और वर्दा, कुछ भी नहीं हैं इस तिगरी के तीसरे के आगे। ये सभी फेल हो जाएंगे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के इस तिगरी में तीसरा नाम है लाला का। तो देखिए 1950 का दशक था। बॉम्बे शहर दिन ब दिन रफ्तार पकड़ रहा था। इमारतें बन रही थी, किराएदार बढ़ रहे थे और जमींदारों की एक ही चिंता थी, किराया कैसे वसूला जाए। सोचिए ना आप ही कि आप उस दौर के एक जमींदार हैं, आपकी एक बिल्डिंग है, उसमें ना जाने कितने ही किराएदार रहते हैं और वो आपको किराया नहीं दे रहे हैं और ना ही वहाँ से वो निकलने को भी तैयार है। आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं अपने मकान के। आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस भी कुछ खास नहीं कर पाता है। ऐसे में उनके पास कोई और रास्ता बचता नहीं था। तभी कहीं से कान में एक नाम पड़ता, एक पठान है, सबका काम कर देता है। अगली सुबह आपके दरवाजे पर एक पहाड़ जैसा आदमी आता है, लंबाई करीब 7 फुट, सीना चौड़ा, हाथ मिलाने में ऐसा लगे जैसे कि आपकी हड्डी आई चटक जाए। और वो कहता, मैं अब्दुल करीम खान, काम बताएं। बस इतना वो बोलता है। आप झिझकते हुए फ्लैट का नंबर बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं कि वो किराएदार है जो मेरे फ्लैट को खाली नहीं कर रहा है, किराया भी नहीं दे रहा, तुम खाली करवा दो। वो फिर चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़ता है। ऊपर थोड़ी ही देर में शोर मचता है, दरवाजा टूटने की आवाज आती है, किसी की चीख, कुछ सामान गिरने की आवाज और फिर सन्नाटा। इसके बाद करीम नीचे उतरता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप सोचते हैं कि फीस में मोल भाव करेंगे कि अरे 500 बोला था 400 ले लो, लेकिन अब आप चुपचाप उतना ही पैसा निकालते हैं जितना उसने खाली करवाने के लिए मांगा था और बड़े ही अदब से उसके हाथ में दे देंगे, क्योंकि एक 7 फुट का आदमी जो अभी अभी किसी को चटका के आया है, भला आप उससे क्यों भिड़ेंगे। आपने अभी अभी जिस अब्दुल करीम खान की छोटी सी स्केच को समझा है, वो बॉम्बे के सबसे खतरनाक गैंगस्टर का इंट्रोडक्शन है। नाम करीम लाला। अफगानिस्तान से आए इस पठान ने बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में ऐसा खौफ पैदा किया कि उसका नाम सुनते ही लोग खुद ही मकान खाली कर देते थे। बॉम्बे में उसका नाम सबसे पहले फैला गुंडों को भगाने वाले के रूप में, लेकिन वक्त के साथ वो बन गया पठान गैंग का सरदार। शहर भर में उसके जुए के अड्डे, सट्टेबाजी के ठिकाने और उधार का धंधा फैल गया, जहां वो लोगों को पैसे देता और उनसे मार पीट कर पैसा वसूलता और कहीं ज्यादा। लेकिन वो सिर्फ डॉन नहीं था, लोगों के लिए वो एक इंसाफ का मसीहा भी बन चुका था। हर रविवार को उसकी बिल्डिंग की छत पर जनता दरबार लगता था। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, कोई किराएदार की शिकायत, कोई परिवार का झगड़ा, कोई पैसे की तंगी। करीम लाला सबकी सुनते, फैसला करते और वर्दा की तरह ही उसका फैसला आखिरी होता। इसके बाद तो एक वक्त ऐसा भी आया कि करीम लाला को खुद भी आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो समझता ही नहीं था कि उसके जाने की जरूरत है, बस एक लकड़ी का डंडा भेज देता वो और किराएदार समझ जाता कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। लोग कहते हैं कि जिस दरवाजे के बाहर पठान का डंडा खड़ा हो, वहाँ रहना मौत को बुलावा देना है।
लाला की चाल ढाल, उसका पहनावा और उसकी आंखों की धार ऐसी थी कि दहशत और इज्जत साथ साथ चलती थी। लेकिन कोई डॉन तभी बड़ा बनता है जब उसके पास हो राजनीति और पुलिस का सपोर्ट। करीम लाला ने यह बात बहुत पहले ही समझ ली थी, इसलिए हर महीने पुलिस वालों की जेब में बंधी होती थी उसकी रकम। नेताओं को वो दावतें देता था, अफसरों को वो तोहफे भिजवाता था और जरूरत पड़े तो किसी की कमजोर नस को पकड़कर उसे अपने साथ जोड़ भी लेता था। कोई मंत्री हो या इंस्पेक्टर, पठान का पैसा देखकर सब झुक जाते थे। पर बम्बई पुलिस में एक ऐसा आदमी भी था जो कभी करीम लाला के सामने नहीं झुका। ना ही उसकी आंखों में डर था, ना उसकी आत्मा बिकाऊ थी। नाम था इब्राहिम कास्कर, बम्बई पुलिस का हेड कांस्टेबल, एक जिद्दी और ईमानदार अफसर। करीम लाला को यह बात खटकी थी, लेकिन साथ ही वो इब्राहिम की ईमानदारी के लिए उसका सम्मान भी करता था। धीरे धीरे दोनों में अजीब सी दोस्ती पनपी। एक गुंडा जो जुर्म से कमाता था और एक पुलिस वाला जो उसे सही राह दिखाने की कोशिश करता था। इब्राहिम अक्सर उसे समझाता, लाला ये सब छोड़ दे, एक दिन ये गुनाह तुझे डुबो देगा। करीम लाला मुस्कुराता लेकिन सुनता नहीं था। हालांकि इस बात में भी सच्चाई है कि कई बार इब्राहिम कास्कर के कहने पर लाला कई मामलों में शांत भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी करता था लाला वही जो उसके मन को भाता था। अब यहाँ आप देखिए, ये जो ईमानदार इब्राहिम कास्कर है, उसका एक बेटा था जो उस दोस्ती के छांव में बड़ा हो रहा था और वो हर रविवार को अपने अब्बा के साथ जाता था और छत पर बैठे बैठे उस पठान डॉन को देखता था, करीम लाला को देखता था, जिसके आगे सब झुककर सलाम करते थे। उस बच्चे का नाम था, क्या था नाम पता है ना आपको? इब्राहिम कास्कर का लड़का, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम कास्कर। खैर, दाऊद की कहानी तो आपने खूब सुनी है। आज कहानी उसकी नहीं है, आज कहानी है बम्बई शहर की तिगरी यार की, तो उसे ही जारी रखते हैं। तो आपने बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की शुरुआत वाले 3 माफियाओं को अच्छे से जान लिया है, तो बढ़ते हैं अब इनके मिले जुले कहानी की तरफ। तो बॉम्बे में अब मस्तान को कोई कुली नहीं कहता था, अब वो हाजी मस्तान बन चुका था। एक ऐसा नाम जो सिर्फ सोने की बिस्किट में नहीं बल्कि पूरे बॉम्बई के दिल में चमकता था। शेर खान पठान को पीटने के बाद और बांद्रा पोर्ट के मजदूरों की लॉयल्टी हासिल करने के बाद मस्तान ने अपने पुराने कुली वाले काम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब उसका असली धंधा था स्मगलिंग का धंधा, और इसमें उसका सबसे बड़ा साथी बना गालिब शेख, जो दुबई, अफ्रीका और हांगकांग जाकर लग्जरी घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक के सामान और सोने की ईंटों के सौदे पक्के करता था। इसके साथ ही मस्तान ने गुजरात के सबसे बड़े स्मगलर शुक्र नारायण बखिया से भी हाथ मिला लिया था। दमन पोर्ट से माल आता, बॉम्बे में उतरता और पूरे शहर में उसकी सप्लाई फैल जाती। शराब, जुआ, वसूली, इन सब में पैसे थे, पर असल पैसा था गोल्ड की स्मगलिंग में, और मस्तान था इस खेल का बादशाह। लेकिन बाकी डॉनों से मस्तान अलग था। वो खून खराबे से दूर रहता, गालियों की जगह रिफाइंड उर्दू बोलता, बी स्पोक सूट पहनता और धारावी या डोंगरी में नहीं रहता। वो मालाबार हिल में रहता, जहां अमीर लोग रहा करते थे। खुद को वो डॉन नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन कहता था। लेकिन इस दुनिया में पैसा होने से ताकत नहीं मिलती, ताकत मिलती है मसल पावर से। और यहीं से आता है कहानी में एक नया मोड़। एक तरफ तमिलियन डॉल वरदराजन मुदलियार धारावी का राजा था। मस्तान ने सुना कि वर्दा को बॉम्बे डॉक से एंटीना चुराने के जुर्म में पकड़ लिया गया है। किस्मत देखिए, वो एंटीना एक यूनियन मिनिस्टर के लिए था। पुलिस परेशान थी क्योंकि वरदराजन मुदलियार मुंह खोलने को तैयार नहीं था। इसी बीच मस्तान ने पुलिस को ऑफर दिया कि एंटीना, मिनिस्टर का एंटीना तो मैं ढूंढ दूंगा और तुम्हें लौटा भी दूंगा, लेकिन तुम्हें बदले में वर्दा को छोड़ना होगा। पुलिस मस्तान से पहले से ही मिली हुई थी, इनकी मिली भगत चलती ही थी। स्मगलिंग के टाइम से ही तो डील हो गई उनके बीच। मस्तान सीधा पहुंचा वर्दा की जेल कोठरी में और वहां पहुंचते ही बोला, वरक्कम तलेवर। एक अमीर स्मगलर की जवान से ये सुनकर वर्दा चौंक गया कि हाजी जिसका इतना बड़ा नाम है वो उसे वरक्कम तलेवर कह रहा है, एक नेता कह रहा है। उसी वक्त उन दोनों ने एक गठबंधन बना लिया, गोल्ड का दिमाग और धारावी का दम। इसी अलायंस ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। जल्दी मस्तान ने करीम लाला से भी हाथ मिला लिया
और यहीं से बन गया बॉम्बे का क्राइम सिंडिकेट ट्रिनिटी। मस्तान, वर्दा और करीम की तिगरी। करोड़ों का माल शहर में उतरने लगा। वर्दा वही माल ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू किया। अपने कुली वाले कनेक्शन से वर्दा ने तमिल मजदूरों को डॉक में भी घुसाया, जो शिपमेंट को गायब दिखाकर हजारों के माल का मालिक बन जाते। इसी के साथ उन्होंने अब बॉम्बे में अपनी ताकत दिखाना भी शुरू कर दिए और हर साल गणेश चतुर्थी में वर्दा माटुंगा स्टेशन के सामने सबसे भव्य पंडाल लगवाता, जहां बॉलीवुड स्टार्स आते। पुलिस को खुद प्रोटेक्शन देना पड़ता। वर्दा खुल्लम खुल्ला अपनी ताकत दिखाता और सरकार मूक दर्शक बनी रहती। उधर मस्तान की नज़र थी बॉलीवुड पर। चूंकि बैंक फिल्म प्रोड्यूसर को लोन्स नहीं देते थे, मस्तान जैसे स्मगलर्स उनके लिए नॉन ऑफिशियल फाइनेंसर बन गए। मस्तान की मोहब्बत फिल्मों में थी और मधुबाला से उसकी दीवानगी ऐसी थी कि जब उसे सोना नाम की एक एक्ट्रेस मिली जो हूबहू मधुबाला जैसी दिखती थी, उसे प्रपोज किया और फिर शादी कर ली। बॉम्बे में सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। जहाँ डॉन की नज़र गई वो चीज़ उनकी हुई। धीरे धीरे स्मगलिंग का जो पैसा है वो फिल्मों में लगने लगा और फिल्मों से नाम बनने लगा। इधर बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड भी जो है वो छोटे मोटे वारदातों से आगे बढ़ चुका था। ये था प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। स्मगलिंग, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ड्रग्स सब चल रहा था बिना रोक टोक। फिर आया साल 1975 और देश में लग गई इमरजेंसी। सरकार ने कोफेपोसा यानी द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट पास कर दिया और अब बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। मस्तान जो सबसे ज्यादा तेवर वाला था सबसे पहले अंदर गया और पूरे 19 महीने तक जेल में सड़ता रहा। राम जेठमलानी जैसे वकील को हायर करने के बावजूद भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाया। फिर अंत में पॉलिटिकल कनेक्शन बिठाकर कहते हैं कि हाजी मस्तान ने एक बड़े लीडर उस समय के जो थे जेपी, उनसे वादा किया कि वो अब क्राइम की दुनिया छोड़ देंगे, इसके बाद कहीं जाकर वो जेल से रिहा हो पाए। इसी के साथ जेलों में भर दिए गए वर्दा, करीम और इसके अलावा भी पठान गैंग के कई नाम सलाखों के पीछे चले गए। कोल्हापुर से लेकर पुणे तक जेलें भर चुकी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा असरदार रही वो ये कि इमरजेंसी ने तीनों डॉन की जो कमर थी वो तोड़ दी। मस्तान अब हाजी मस्तान बन गया, मक्का गया, धर्म की राह अपनाई, चैरिटी में पैसे दिया और राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। करीम लाला भी अब थक गया था और उसका पठान गैंग अब कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि उसे टक्कर देने अब इब्राहिम कास्कर का बेटा दाऊद इब्राहिम बॉम्बे के मैदान में प्लेग्राउंड में उतर गया था, जो उसे सीधे सीधे चुनौती दे रहा था, जो अब अपनी गैंग डी कंपनी शुरू कर चुका था और बॉम्बे का नया राजा बनने का सपना देख रहा था। इन सभी चीजों के बीच केवल एक आदमी था जो अब भी मैदान में खड़ा था, धारावी का राजा वरदराजन मुदलियार। तमिल लोगों के बीच उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी। वो सिर्फ एक डॉन नहीं बल्कि तमिल लोगों का नेता था, लाखों लोगों का रखवाला। लेकिन अब पुलिस बदल चुकी थी। वो अब क्राइम को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वर्दा को अब गणेश पंडाल के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। जुए के अड्डे बंद होने लगे, शराब की भट्टियां तोड़ी जाने लगी और आखिरकार वर्दा ने बम्बई को अलविदा कह दिया और तमिलनाडु लौट गया। और इस तरह बॉम्बे के तीन सबसे बड़े डॉन तिगरी, मस्तान, करीम और वर्दा की कहानी खत्म हो गई। लेकिन अंडरवर्ल्ड की असली खूंखार कहानी अब शुरू होने वाली थी। असल आतंक का दौर तो अब शुरू होने वाला था, जब दाऊद इब्राहिम बॉम्बे की गलियों का मालिक बनेगा, जब शूट आउट सरेआम होंगे, जब अदालत के अंदर हत्याएं होंगी, जब बॉम्बे की रगों में डर दौड़ने लगेगा। हालांकि टुकड़ों टुकड़ों में ये सभी कहानी मैंने आपको सुना दी है। आप चैनल पर जाएंगे, ढूंढेंगे तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की बहुत सारी कहानी आपको मिलेगी। वो अदालत में हत्या हो या फिर जेल के अंदर या फिर पाकिस्तान में घुसकर छोटा राजन की लड़ाई हो, दाऊद इब्राहिम की लड़ाई हो, सब कुछ मैंने सुनाया है। लेकिन अगर आप दोबारा से दाऊद की कहानी इसी तरह डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे आज की ये कहानी, तिगरी की कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आजकल मैं चैनल पर कुछ अलग तरह का ट्राई कर रहा हूँ, कुछ अलग अलग तरह की कहानी लेकर आ रहा हूँ, लंबी कहानियाँ लेकर आ रहा हूँ। तो ये आपको पसंद आ रही है या नहीं ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहानी देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी कहानियाँ लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा तो दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं किया तो अभी कर दीजिए। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी कहानी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।